हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर यहाँ पर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज पर बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने मेनली जो है वो क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट सेशन में देखे थे। एक बार हम लोग अभी आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, देन हम पूरी सारी एक्सरसाइज को फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक बार फिर से उन क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाए। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो कोल एंड पेट्रोलियम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देख लिए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए थे, फिलअप्स हो गए थे। ट्रू फॉल्स पर हमने बात की थी यहाँ पर। ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने स्टार्ट किए थे। शॉर्ट आंसर टाइप से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप पर हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी। लॉन्ग आंसर टाइप में आपका पहला क्वेश्चन था, नेम द प्रोडक्ट्स obtained एंड देयर यूजेस व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। देखो, होता क्या है बच्चों, कोल, हम कोयले की बात कर रहे हैं जो कि आपका एक फॉसिल फ्यूल है। उसको कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है? आपका प्रकृति से प्राप्त किया जा रहा है। आपने कहा एक नेचुरल फ्यूल है हमारा, एक नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आपने उसे पढ़ा, फिर आपने उसको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत पढ़ा। तो कोल धरती से हम लोग निकाल रहे हैं उस कोयले को, ठीक है ना। धरती से निकाल रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। जैसा वो हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, हम एज इट इज उसको यूज नहीं करते, चाहे हम किसी भी फ्यूल की बात कर ले, ठीक है ना। तो कोल की प्रोसेसिंग होती है। तो ड्यूरिंग जब द प्रोसेस, जब वो प्रक्रिया चल रही है या जब प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, तो उस समय पर क्या होता है, कोल से हमें उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग उत्पाद उसके बनते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में जो मिलता है उसको हम कोक कहते हैं, ठीक है। जो लिक्विड स्टेट में मिलता है उसको आप कोल तार कहते हैं, और जो गैसियस स्टेट में हमें प्राप्त होता है उसको कोल गैस कहा जाता है। तो यही तीन आपके प्रोडक्ट्स हैं। जब कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो उस दौरान ये हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों के ही बारे में आप लोग बताएंगे। ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग, ठीक है, कोल प्रोसेसिंग के दौरान द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। नीचे जो आपको आइटम्स दिए गए हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उनका उत्पादन होता है या वो हमें प्राप्त होते हैं। फर्स्ट वन इज कोल तार। पहला हमें क्या प्राप्त होता है? कोल तार प्राप्त होता है, जो कि आप बोलते हैं द्रव, एक गाढ़ा ब्लैक रंग का आपका लिक्विड होता है, द्रव होता है, ठीक है ना। विच इज यूज टू मेक सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है ना। संश्लेषित फार्मास्यूटिकल्स को बनाने में जिसका प्रयोग होता है। ऑल्सो यूज टू मेक एक्सप्लोजिव्स, जितने भी आपके एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, विस्फोटक आप बोल सकते हैं जिनको, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कोल तार का। फ्रेग्रेंसेस, जितने भी आपका सुगंध फैलाने वाले पदार्थ होते हैं उनको बनाने में। पेंट्स, जितने भी पेंट होते हैं उनको बनाने में कोल तार का प्रयोग हो रहा है। प्लास्टिक को बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है, एंड अमंग अदर थिंग्स। ओके, फोटोग्राफिक फिल्म को बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो आपने क्या देखा, कोल तार जो है उसके अलग अलग उपयोग है, ठीक है ना। Coal tar is used to make synthetic pharmaceuticals, explosives, fragrances, paints and plastics, okay, among other things. Second आपका क्या है? Second है आपका coke. Coke is a substance that is used to make steel and extract metals, okay. कोक का जो प्रयोग है ना, जो कोक क्या है आपका कोयला, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, काले रंग में दिख रहा है, और कैसा है यहाँ पर, हार्ड है,
सॉलिड स्टेट में है, उसी कोक की बात हो रही है, उसका प्रयोग किया जा रहा है स्टील को बनाने में, विच इज यूज टू मेक स्टील एंड एक्सट्रैक्ट मेटल्स, और धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, देन थर्ड वन इज कोल गैस। कोल गैस इज अ फ्यूल दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, और कोल गैस का प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, एनर्जी पावर जनरेशन में किया जाता है, या एनर्जी को प्रोड्यूस कराने में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या फ्यूल के रूप में वहां पर प्रयोग में आता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोल गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये तीन आपके मेनली क्या हो गए, यहाँ पर प्रोडक्ट हो गए कोल के। कौन कौन से हो गए? कोल तार, कोक एंड कोल गैस। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। वी से फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू 100 years। कमेंट, हम कहते हैं कि जो जीवाश्मीय ईंधन होते हैं वो कुछ 100 सालों के लिए ही है। ठीक है, इस बात पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पहले जीवाश्मीय ईंधन की जो उनके बनने की फॉर्मेशन, आप कहते हो बनने की जो का समय था या कैसे वो बन रहे थे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल को बनने में लग रहे थे कई लाखों वर्ष। ठीक है ना, यानी कि एक कोयला जिसे हम आज यूज कर रहे हैं वो कई तो लाखों वर्षों पहले कोई पेड़ दबा होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया से वो गुजरा होगा, तब उससे आपका कोयला बना होगा, यानी फॉसिल फ्यूल बना होगा। ठीक है, सेम पेट्रोलियम के साथ भी होता है, नेचुरल गैस के साथ भी होता है। तो उनको बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमन एज कितनी है? 80, 90, 70, 80 ईयर्स, यही है। 70-80 साल में हमारा कोयला नहीं बन पा रहा है। और हमने क्या बोला, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इनकी सप्लाई भी लिमिटेड है। क्वांटिटी क्या है? सीमित मात्रा में। इसलिए हम इनको किस में पढ़ते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं, जीवाश्मीय ईंधनों को, जिसमें हम कोयले को पढ़ते हैं, पेट्रोलियम को पढ़ते हैं और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस को पढ़ते हैं। तो हमने वहां पर बात की कि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनकी सप्लाई लिमिटेड हो गई, सीमित मात्रा हो गई। जब मात्रा सीमित है तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसी सीमित मात्रा के कारण, और क्योंकि हम इनका बहुत ज्यादा उपयोग आज के समय में करते हैं, पेट्रोलियम की बात कर लो आप लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं, नेचुरल गैसेस की बात कर लो, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी आपके समाप्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्या, तो लिमिटेड सप्लाई है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है आपका, रिन्यू नहीं कर पाते हैं, बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण ये क्या है, हमारे कुछ ही 100 सालों तक ये रहेंगे। ओके, तो द क्रिएशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्रिएशन का मतलब क्या है? जो उनकी फॉर्मेशन है, उनको बनने में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और कुछ विशेष परिस्थितियां चाहिए फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जब भी पेड़ गिर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर बारिश हो रही है, मिट्टी आ रही है, पानी आ रहा है, फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर जगह कोयला नहीं मिलता है। तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, विच आर नॉट कॉमन, जो कि सामान्य नहीं है। अगर सामान्य होती तो हर सभी जगह में कोल भी मिलता, पेट्रोलियम भी मिलता, नेचुरल गैस भी मिलती है, पर ऐसा नहीं है। वो कहीं कहीं विशेष किसी किसी क्षेत्र में मिल रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसको बनने के लिए ही विशेष परिस्थितियां हमें चाहिए होती है। एज अ रिजल्ट देयर लिमिटेड सप्लाई विल ओनली एंड्योर अ फ्यू 100 years। ओके, जिसका रिजल्ट क्या है, जिसका परिणाम क्या है कि इनकी सप्लाई लिमिटेड है, और लिमिटेड सप्लाई के कारण ये हमारे लिए कुछ ही सालों तक, कुछ ही 100 सालों के लिए अवेलेबल है।
फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये कैसे हैं, समाप्त होने वाले संसाधन है। नेचर हैज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज, तो जो एग्जॉस्टिबल हैं उनकी सप्लाई कैसी है, लिमिटेड है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द पोटेंशियल टू डिप्लीट देम। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब मानव की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि हम उनका प्रयोग कर रहे हैं ना, उपयोग कर रहे हैं जैसा भी, उसके कारण क्या होगा, उसमें इतना पोटेंशियल, इतना क्षमता है, यानी कि हम जितना उनका प्रयोग कर रहे हैं उससे वो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर रिसोर्सेज आर एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो उस एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आपके बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं। जैसे फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, तो जंगलों की भी एक लिमिटेड सप्लाई है ना, एक मात्रा है, सीमित मात्रा है, और अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। सेम वाइल्ड लाइफ है आपका, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड है तो वो समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद। सो पेट्रोलियम एंड कोल आर बोथ फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम और कोल दोनों आपके क्या हैं, जीवाश्मीय ईंधन है। It took millions of years for dead organisms to be turned into these fuels. Okay? इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप वेजिटेशन की बात कर रहे हैं या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनको कोयले में या पेट्रोलियम में बदलने के लिए लाखों वर्ष लग रहे हैं। द known reserves of these, on the other hand, will last only a few hundred years. Okay? जितने भी इनके ज्ञात रिजर्व्स हैं, यानी कि जिनको हम जानते हैं, जो सोर्सेज है जहां से हमें पता लग रहा है, वो उनमें इतनी मात्रा है कि वो बस कुछ 100 सालों के लिए ही है। Furthermore, the burning of these fuels contributes significantly to air pollution. ओके? इन फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, पोल्यूशन आपका बनता है। देयर यूज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। एज अ रिजल्ट वी शुड ओनली यूज दीज फ्यूल व्हेन एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल जब बहुत ज्यादा हमें इसकी आवश्यकता है तभी इनका उपयोग करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जब भी आपको इन फ्यूल की, तभी आप उपयोग करिए, अन्यथा इनका उपयोग मत कीजिए, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एज अ रिजल्ट द एनवायरमेंट विल बी इम्प्रूव, द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल बी रिड्यूस्ड, ओके, एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर लेंथ ऑफ टाइम। देखो क्या क्या समझ आया आपको। पहली बात है कि क्योंकि ये इनकी लिमिटेड सप्लाई है तो बहुत ज्यादा समय तक ये नहीं रहेंगे, ठीक है ना, जिस हिसाब से हम अभी इनका उपयोग कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अगर इनका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव है, यानी इनकी जगह हम किसी और का चीज का उपयोग कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए, है ना। तीसरा, यहां पर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में इसीलिए लिमिटेड सप्लाई है, अदर चीजें भी ऐसी होती हैं। इनको जलाने पर पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन मेनली इफेक्ट करता है आपका, हर परिस्थिति को चेंज कर रहा है ना, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। कहीं बारिश ही नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ये सब किसके कारण है, पोल्यूशन के कारण। जिसका एक रीजन ये भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन फ्यूल्स का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो हमें वो रोकना है, ठीक है ना, उनका कम से कम उपयोग करना है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो और एनवायरनमेंट कैसा हो, हमारा इंप्रूव हो, अच्छा हो सके, ओके। और दूसरा, क्योंकि हम इनका कम उपयोग करेंगे तो इनकी सीमित मात्रा जो है उसकी, जो हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी कह सकते हैं, या जितना वो हमें उपलब्ध है वो बहुत ज्यादा समय तक चल सकता है, ठीक है ना। तो इतना आप इसके बारे में बता सकते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रीड इन न्यूज़पेपर्स दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, न्यूज़पेपर जब जलता है, ठीक है, वी रीड इन न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 आपका, वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, यानी अखबार अब लोग देखते हैं या न्यूज में देखते हैं कि ईंधनों का जो जलना है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है, वो मेजर कॉज है, मुख्य कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो फ्यूल जितने भी आपके जलते हैं तो वो कुछ ऐसी गैसेस उत्पन्न करती हैं जिससे कि क्या हो रहा है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, वार्म मतलब गर्म होना, ग्लोबल मींस अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो धरती के आसपास का जो तापमान है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वही ग्लोबल वार्मिंग है। उससे बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। So, the use of fossil fuels in many regions has resulted in significant air pollution. जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल का उपयोग करेंगे, मींस उनको जलाएंगे, तो उससे उतना ज्यादा क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर hazardous gases are produced when fossil fuels are burned. ओके, SO2 हो गया, CO2 हो गया, ऐसी गैसेस आपका प्रोड्यूस होती हैं जब भी क्या होता है, ये फ्यूल्स जलते हैं। ठीक है, the gases that vehicle, power plants, companies, residences and other sources of pollution produce assist to raise the temperature of the environment and the earth by heating the atmosphere and air. Okay, क्या कहा जा रहा है, the gases that vehicles, power plants, companies, residences and other sources of pollution produce, यानी कि घरों से आपका कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, खाना बना रहे हैं, चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कुछ आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वो गैसेस जो हैं वो क्या है, पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट रेज। टेम्परेचर जो है एनवायरमेंट का, हमारे पर्यावरण का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, अर्थ का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। एंड द अर्थ बाय हीटिंग द एटमोस्फेयर एंड एयर, और इससे क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कह रहे हो वो हो रही है। समझ रहे हैं, तो क्या समझ में आया आपको, फ्यूल जलेंगे तो ऐसी गैसेस आपका बनाएंगे, वो गैस क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को, जिससे कि अर्थ एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर के साथ साथ अर्थ का बढ़ेगा, एयर का बढ़ेगा। तो ये सभी क्या चीजें हैं, ये सारी ही ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आती है। इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे आपका तो बहुत ज्यादा पानी आएगा, जो आपके नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, क्षेत्र हैं, समुद्रों के किनारे हैं, वो डूब जाएंगे। कहीं ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो गई किसी क्षेत्र में जहां होती ही नहीं है बारिश, जहां सूखा नहीं पड़ता है वहां भी सूखा पड़ गया, तो ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और पोल्यूशन के बहुत ज्यादा कारण है ना। तो हमें पोल्यूशन को रोकना है, कम करना है, कि हम यानी कि हमें बहुत बड़ा एरिया लेके नहीं चलना है, पर्टिकुलरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी है। जैसे हम एक पेड़ लगा सकते हैं, या पेड़ कहीं कट रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन को प्रयोग नहीं करेंगे, फ्यूल्स का ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ अगर एक इंसान ऐसा करेगा, अगर हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ हद तक पोल्यूशन को रोक सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा चेंज ही बहुत बड़ा चेंज लाता है, तो वही करना है। तो ये हम ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि कैसे आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है, तो वो हमें समझ में आ गया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, while ड्राइविंग what are the tips we must follow to save पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस? ओके, जब भी हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो फॉलो करने चाहिए आपको, जिससे कि पेट्रोल सेव हो सके, पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर आप सीएनजी वगैरह जो भी, जिससे भी आपको गाड़ी चला रहे हैं उसको बचा सके। समझ रहे हो? यानी कि पेट्रोल का बहुत ज्यादा आप वेस्ट ना करें गाड़ी चलाते समय। तो कौन कौन से टिप्स है मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं। ये पीसीआरए हमें सजेस्ट करता है, वो यहाँ पर पॉइंट्स बताता है कि कैसे कैसे करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कुछ है, मेक श्योर द टायर प्रेशर इज करेक्ट। ओके, टायर प्रेशर आपका करेक्ट होना चाहिए। मेंटेन द व्हीकल ऑन रेगुलर बेसिस, मेंटेनेंस होनी चाहिए। मेंटेन अ कंसिस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड टू सेव फ्यूल वेस्ट। फ्यूल वेस्ट ना, उसके लिए आपका एक कंसिस्टेंट और मॉडरेट आपका स्पीड होनी चाहिए, चाल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। ठीक है? और दूसरा मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एट ट्रैफिक सिग्नल्स और अदर प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, टर्न ऑफ द मोटर। मोटर को बंद कर देंगे, गाड़ी को बंद कर देंगे जब भी आपको वेट करना है। ऐसे नहीं कि आप सिग्नल पे खड़े हैं तो आपने गाड़ी खुली छोड़ रखी है, उससे फ्यूल क्या होगा, आपका वेस्ट ही होगा। When at all possible, avoid using the air conditioner. Air conditioners consume 10% more energy. जब भी जरूरत नहीं है, गाड़ी में मौसम ठीक है आपका और इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हो रही है, तो एसी चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अगर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो रही है तो आपको एसी, मतलब एसी को आपको यूज ही क्यों करना है अगर जरूरत नहीं है उसकी। बहुत ज्यादा जरूरत है तब आप यूज करिए, अदरवाइज यूज मत करिए, अवॉइड करिए उसको यूज करना, क्योंकि वो 10% मोर एनर्जी को यूज कर रहा है आपका। ठीक है? तो वहां पर भी फ्यूल वेस्ट होगा। देन रिप्लेस द ल्यूब्रिकेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओनली यूज ब्रांडेड ऑयल दैट हैज बीन सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, तो जितने भी ऑयल्स यूज करते हैं आप लोग, ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, तो उनको रिप्लेस करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और इसके साथ साथ ब्रांडेड ऑयल जो होते हैं, यानी अच्छे ऑयल जो है उनका प्रयोग करिए जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप फ्यूल का जो कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं, या आप क्या बोलें कि फ्यूल को वेस्ट जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कोल एंड पेट्रोलियम के कुछ और क्वेश्चंस पर बात की है। इन प्रश्नों को आप लोग घर में जाके एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।